गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं और पूरी दुनिया में भी अलग अलग भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में कानूनी दस्तावेज तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक वो उस देश की भाषा या उस राज्य की भाषा के अनुरूप नहीं लिखा जाता है। नोटरी की असल भूमिका यहीं से चालू होती है और नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत नोटरी एडवोकेट को ये पावर्स दी गई हैं, शक्तियां दी गई हैं कि वो किसी भी दस्तावेज का उस देश की उस राज्य की भाषा में ट्रांसलेट करके उसको अटेस्टेड कर सके। इसी के संबंध में नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के फॉर्म XIV के कॉलम नंबर 10 में यह बताया गया है कि एक भाषा से दूसरी में किसी दस्तावेज को अनुवाद करना और अनुवाद को सत्यापित करना। इसी प्रकार से ट्रांसलेटिंग एंड वेरीफाइंग द ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। तो ये तो सर बताया गया है कहां पर? नोटरी नियम 1956 के फॉर्म XIV के कॉलम नंबर 10 में। इसी प्रकार से नोटरी नियम 1956 के नियम 10 के कॉलम नंबर 18 में बताया गया है कि मूल की सत्य प्रतिलिपि के रूप में, सॉरी सर, ये 13 में बताया गया है किसी दस्तावेज का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद और अनुवाद का सत्यापन करने के लिए फीस इसकी बताई गई है 100 रुपए। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो एक नोटरी वकील के द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी और फॉर्म XIV के कॉलम में इसको किस प्रकार से भरा जाएगा और इसके क्या क्या उपयोग और क्या क्या कार्य होंगे, ये सब कुछ जानकारी मैंने आपके लिए ई बुक PDF के अंदर तैयार करके रखी है। आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक PDF के अंदर से दूंगा। ई बुक PDF की लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। गलती से पिछले वीडियो में मेरा एक कॉलम भूलवश गलत तरीके से अपलोड हो गया था, टाइटल। तो हमारे वकील साहब को धन्यवाद बहुत बहुत, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर मेरी इस गलती का एहसास कराया। तो मैंने तुरंत ही उस कॉलम को ठीक कर दिया, उस टाइटल को जो भूलवश नोटरी रजिस्टर लिखा गया था, जबकि वह नोटरी नियम 1956 का फॉर्म XIV का कॉलम नंबर 9 लिखाना था। टाइटल में भी भूलवश ये लिखा गया था। हम काम करते हैं सर, तभी हमसे गलती होती है। हाथ पे हाथ रखकर हम बैठे रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब का, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर ये मैसेज करके मेरी इस गलती को बताया, तो मैंने तुरंत उसको ठीक कर लिया। अब हम चलते हैं ई बुक PDF की ओर। अब हम चलते हैं सर ई बुक PDF की ओर, जहां से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। लेट्स गो सर। ये ई बुक PDF वही है सर, फॉर्म XIV कैसे भरें, नोटरी वकीलों के लिए संपूर्ण गाइड। उसी ई बुक PDF के अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इस पे मैं स्पेशल वीडियो 45 मिनट का बना चुका हूँ कि नोटरी वकील फॉर्म XIV कैसे भरें, संपूर्ण जानकारी। उसमें पूरे डिटेल के साथ मैंने फार्मों को भरना बताया है, पूरी जानकारी उसमें दी है मैंने आपको। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी रोचक घटना और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर लूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि दस्तावेज का अनुवाद ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। उसके पहले मैं उस रोचक घटना को आपको बता दूं। बढ़ने से पहले बड़ी ही रोचक घटना, एक महत्वपूर्ण घटना, एक बड़ी सीखने वाली घटना जो आज दिन में मेरे साथ घटित हुई, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, जो नोटरी वकील साहब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है सीखने के लिए, क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। एक सज्जन मेरे पास आए जन्म प्रमाण पत्र लेकर। जन्म प्रमाण पत्र जो है कि बनाया जाता है कि जिनका हॉस्पिटल में नाम दर्ज नहीं हो पाता है, तो वो आवेदन तैयार करके और तहसीलदार महोदय को देते हैं। उसके साथ जो है कि शपथ पत्र भी लगता है, नगर पालिका की NOC भी लगती है, पटवारी का भी सत्यापन लगता है, वार्ड पार्षद का भी सत्यापन लगता है। ये सभी दस्तावेज तैयार करके तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया जाता है। तहसीलदार महोदय वहां से जो है कि ऑनलाइन उनको जांच करने के बाद जन्म प्रमाण पत्र देते हैं। उसके बाद फिर वो नगर पालिका में लाया जाता है और वहां से फिर एक लाल कागज पे प्रिंट आउट निकाल के दिया जाता है, उसका लेमिनेशन करके रखा जाता है, तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उसमें लगने वाला शपथ पत्र एक सज्जन मेरे पास लेकर आए। अब उस शपथ पत्र में जो शपथ दिलाई गई थी वो व्यक्ति मर चुका था। बकायदा उसमें उसका आधार कार्ड भी लगा हुआ और उसमें शपथ पत्र में उसका नाम लिखा हुआ, जो व्यक्ति मर चुका है। बकायदा आधार कार्ड भी लगा हुआ। भला कैसे व्यक्ति इस बारे में सोच सकता है, समझ सकता है कि ऐसा भी हो सकता है? अब मेरे पास में हाथ में डॉक्यूमेंट्स आया, मैंने डॉक्यूमेंट्स उठाया, मैंने देखा और मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि ये सज्जन कहाँ है जो शपथ ले रहा है?
उनका नाम पढ़ के बताया उनको मैंने, जो जो सामने बैठे थे मेरे, जो कागज लेके आए थे। तो उन्होंने, जैसे ही मैंने नाम पढ़ के बताया वो चौंक गए और उन्होंने कहा ये तो मर चुके हैं, इनको मरे हुए तो काफी वक्त हो गया। तो मैंने कहा इसमें आपने कैसे लिखा लिया? उसने कागज देखा, उनके टाइपिंग टाइपिंग की गलती से हो गया वकील साहब, ये टाइपिंग वाले की गलती थी, उसने गलती से टाइप कर दिया, भूलवश में उसको ध्यान नहीं रहा। आपने अच्छा रहा आपने देख लिया, मैं आप दीजिए मैं इसे सही करा के लाता हूँ। अरे साहब, फिर मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स दिया, फिर वो लेके गया और टाइपिंग मिस्टेक को दुरुस्त करवा के फिर लाया। तो ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं सर हमारे साथ जीवन में कि अच्छा, उसकी भी कोई दुर्भावना नहीं थी, हो जाता है भूलवश जब बहुत सारे कागज लगते हैं, क्योंकि अक्सर पिता या माता के द्वारा शपथ ली जाती है, वो उसमें वो बालिग लेता है रहता है। अगर जो जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा है तो वो खुद भी ले सकता है शपथ पत्र में शपथ, लेकिन वो अगर यदि वो नाबालिग है तो उसकी माँ या पिता लेते हैं। पिता अगर है तो वो ये कहते हैं कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि इस दिनांक को ये सिविल हॉस्पिटल में या इस जगह मेरी पत्नी ने मेरे इस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ये है और इसकी जन्म तारीख ये है और वो रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाई थी उस समय, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता है, ऐसे करके तो मुझे जन्म प्रमाण पत्र दिया जाए। अब वो मरे हुए व्यक्ति का यदि शपथ पत्र तस्दीक हो जाए, सर कभी कभी ऐसी घटनाएं भी हमारे साथ में आ जाती हैं, भूल भूल के कारण हो जाती हैं। तो मेरे ये घटना बताने का मकसद यही था कि यदि आपके साथ भी ऐसी स्थिति बनती है तो कम से कम जब भी शपथ पत्र हाथ में आए तो सामने वाले से पूछ तो लें कि भाई भाई साहब ये जिंदा है कि मर गया। मैंने उससे फिर दूसरे और दो शपथ पत्र और थे उसके, मैंने उनसे दोनों के बारे में पूछा, भैया ओ भाई साहब ये जिंदा है कि मर गए? तो क्या वकील साहब आप कैसी बात कर रहा हो? मैंने कहा क्यों नहीं करूं मैं, मेरे को तो तुम अभी मरे हुए का शपथ पत्र तस्दीक करवा लेते अगर मैं इस बात को नहीं देखता तो ऐसी घटनाएं हमारे साथ में हो जाती हैं। तो आप सब भी सावधानी बरतें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भूलवश या टाइपिंग मिस्टेक से भी नाम गलत लिखाए जाते हैं और हम उसको गलती से तस्दीक कर दें तो बड़ी गलत बात हो जाती है। इसलिए हमारी ड्यूटी, हमारा काम ही यही है। नोटरी कैसे करें इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया 36 मिनट का, कल ही अपलोड किया है। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का मैंने पर सख्त फैसला करके उसमें लिखा हुआ है, टाइटल में बड़ा सख्त फैसला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़े सख्त निर्देश दिए उसमें नोटरी वकील साहब को, बिल्कुल फिजिकल सत्यापन सही तरीके से होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर ये फिजिकल सत्यापन में सही तरीके से नहीं करता तो इस भूल को मैं पकड़ नहीं पाता सर, और अगर इस भूल को मैं नहीं पकड़ पाता तो ये भूल बड़ी भारी भूल साबित होती। इसलिए नोटरी वकील साहब का काम यही है कि पार्टी आती है फिजिकल रूप से हम उसका सत्यापन करते हैं। हमारी जिम्मेदारी यही है कि जो हमारे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है और कागज में जिसका नाम लिखा हुआ व्यक्ति दोनों एक ही हैं, और उसके बाद जो वो दस्तखत जो कर रहा है वो भी वही व्यक्ति है जो दस्तखत कर रहा है, जो हमारे सामने खड़ा हुआ और कागज में जिसका नाम लिखा हुआ है। वो अनुबंध करता, अनुबंध गिरीता और गवाह चारों लोग हो सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। एक बतौर सीखने के लिए मैंने आपको एक उदाहरण बताया बड़ा, जो एक मेरे सामने आज घटना घटित हुई थी, तो इसलिए मैंने आपको बताई। हम आगे चलते हैं। दस्तावेजों का अनुवाद का मतलब क्या होता है? किसी कानूनी दस्तावेज का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना और उसकी शुद्धता की जिम्मेदारी लेना। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मार्कशीट हिंदी में है और कॉलेज उसे अंग्रेजी में मांग रहा है तो नोटरी उसका अनुवाद कर मोहर लगाता है और उसकी फीस 100 रुपए है। नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में ये बताया गया है सर 30 के बारे में। यह कॉलम नोटरी की भाषाई विशेषज्ञता और अनुवाद की प्रमाणिकता से संबंधित है। इसे कानूनी भाषा में एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी दस्तावेज का अनुवाद करना और अनुवाद को सत्यापित करना कहा जाता है। इसमें जो दस्तावेज का अनुवाद का विस्तृत अर्थ है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नोटरी का काम केवल दस्तावेज केवल शब्दों को दूसरी भाषा में बदलना नहीं है, बल्कि वह शपथ पूर्वक प्रमाणित करता है। क्या प्रमाणित करता है सर? अनुवाद मूल दस्तावेज के बिल्कुल समान है। दूसरा, अर्थ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तीसरा, अनुवादित दस्तावेज भी उतना ही कानूनी महत्व रखता है जितना मूल। ये तीन बातें उसको प्रमाणित की जाती हैं। दूसरे में सर विस्तार से हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मार्कशीट और विदेश में पढ़ाई, इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं सर। कि मान लीजिए संदीप ने अपनी 10वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश बोर्ड से हिंदी माध्यम से की है। समस्या उसके सामने ये पैदा हुई कि संदीप को दक्षिण भारत के किसी कॉलेज या विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है जहां केवल अंग्रेजी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। अब इसमें नोटरी वकील साहब की भूमिका जो होगी, संदीप नोटरी वकील साहब के पास जाता है। नोटरी उस हिंदी मार्कशीट का हु बहू मतलब सेम टू सेम अंग्रेजी अनुवाद तैयार करता है या पहले से तैयार अनुवाद को चेक करता है। यदि संदीप पहले से ट्रांसलेट करके ले गया तो वकील साहब उसको चेक करेंगे।
सत्यापन होगा तीसरे नंबर पे। नोटरी अनुवादित कागज पर एक अनुवाद प्रमाण पत्र ट्रांसलेटर सर्टिफिकेट लगाता है और अपनी मोहर लगाकर लिखता है सत्य और सटीक अनुवाद, ट्रू एंड एक्चुअल ट्रांसलेशन। ये नोटरी वकील साहब उस पर काम करेंगे। इसमें कौन कौन से काम आ सकते हैं सर? इसमें तो इसमें अदालती मामलों में संपत्ति के कागज, सरकारी गजट, विवाह प्रमाण पत्र, ये आदि सभी और इससे हटके भी हो सकते हैं। जैसे कि अदालती मामलों में यदि कोई सबूत स्थानीय भाषा जैसे कि गुजराती या बांग्ला में है और उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश करना है तो उसका अंग्रेजी हिंदी अनुवाद नोटरी से ही सत्यापित कराना होता है। दूसरा है संपत्ति के कागज। यदि वसीयत या रजिस्ट्री किसी पुरानी क्षेत्रीय भाषा में है और उसे बैंक लोन के लिए जमा कराना है तो नोटरी वकील साहब उसको ट्रांसलेट कर देंगे। सरकारी गजट, नाम परिवर्तन या अन्य सूचनाओं का भाषाई अनुवाद नोटरी वकील साहब करेंगे, उस पर सील लगाएंगे। जो मैंने अभी आपको बताया, फीस दी गई है नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में, और नोटरी के कार्यों में भी दिया गया है सर। नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के जो 11 कॉलम है उसमें 10वें नंबर पे कार्य दिया गया है। अगर आप करते हैं तो आप आपकी एनुअल रिटर्न में भी आप इसको भरें बिल्कुल बराबर। अगला आएगा सर सरकारी गजट। गजट, नाम परिवर्तन या अन्य सूचनाओं का भाषाई अनुवाद नोटरी वकील साहब ही करेंगे। विवाह प्रमाण पत्र, स्थानीय भाषा में बने मैरिज सर्टिफिकेट का पासपोर्ट के लिए अनुवाद नोटरी वकील साहब के द्वारा किया जाएगा। ऐसे बहुत से कार्य हैं सर जो नोटरी वकील साहब के द्वारा किए जाते हैं, गिने चुने मैंने लिख दिए आपको बतौर उदाहरण के समझाने के लिए। और चौथे नंबर पे हम देखते हैं यह अन्य प्रमाणीकरण से कैसे अलग है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर। सामान्य प्रमाणीकरण कॉलम नंबर 5 में आता है। इसमें नोटरी सिर्फ हस्ताक्षर की गवाही देता है। अनुवाद जो कॉलम नंबर 10 है, इसमें नोटरी दस्तावेज की विषय वस्तु जो उसके कंटेंट होते हैं और उसकी भाषा की शुद्धता की जिम्मेदारी लेता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सर उससे हटके। और अब हम इसको देख लेते हैं विवरणी वार्षिक रिटर्न में इसको हम कैसे लिखेंगे। जब आप फॉर्म XIV भरेंगे तो कॉलम नंबर 10 में मामलों की संख्या, साल भर में आपने इस प्रकार के जितने भी कार्य किए हैं उन सब की आप सर गिनती लगा लें, और गिनती लगाने के बाद उसमें उसका 100 का गुणा कर दें और आखिरी कॉलम पे आप उसको लिख दें। तो इस प्रकार से आपका हो गया कंप्लीट। फार्म आपको कहाँ मिलेगा? PDF फार्म मेरे वीडियो के नीचे उसकी लिंक दी गई है। मात्र 100 रुपए मेरे द्वारा कीमत रखी गई है। 5 पेजों में उपलब्ध है। 2 पेज में हिंदी में और 3 पेजों में अंग्रेजी में है। जो हिंदी में भरना चाहे हिंदी में भर सकता है, इंग्लिश में भरना चाहे इंग्लिश में भर सकता है। 1 मिनट में आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो कलम से भरकर आप उसको नोटरी सेल भेज सकते हैं। आपके लिए टाइप का जो समय लगेगा वो भी बचेगा। अशुद्धता होने का डर रहता है, आप उससे भी बच जाएंगे। तुरंत आपका कार्य हो जाएगा। और उसके भरने के सारे तरीके मैंने मेरे फॉर्म XIV कैसे बने वीडियो में मैंने सर आपको बता दिए हैं। और ये डेफिनेशन मैंने जो आपको बताई है सर, बताने का मकसद यही है कि इससे इससे हमें हमारी जब समझ बढ़ती है कार्य करने की, तो हमारे पास में जब काम आता है तो हम उसको वापस नहीं भेजते हैं, हम उसको कर देते हैं। वरना हमें पता नहीं होता है तो हम उसको वापस भेज देते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्रांसलेशन कराने आया, अब हमको पता नहीं है कि हमारे नोटरी वकील साहब के कार्यों में दिया गया कार्य है नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत वकील साहब को ये कार्य बताए गए देने के, तो हम उसको वापस भेज देते हैं कि आप कहीं और जाइए, हमें नहीं मालूम इसको करने का तरीका। तो इसलिए मेरे द्वारा ये परिभाषाएं बनाई गई हैं, क्योंकि यदि आप इन 11 परिभाषाओं को ही समझ लेते हैं तो आपके कार्य में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ही होगी सर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो भरने का तरीका है रिटर्न फॉर्म, उसी पे मैं बता रहा हूं मैं कि मामलों की संख्या, साल भर में आपने कितने दस्तावेजों का अनुवाद और सत्यापन किया, प्रभारित फीस, आपके द्वारा जो भेजा गया PDF है 10 तरह के अनुसार 100 रुपए प्रति मामला है। यदि आपने साल भर में 40 अनुवाद किए हैं तो आप फीस वाले कॉलम में 4000 रुपए लिखेंगे। सरल भाषा में हम समझ लेते हैं, यह कॉलम नोटरी की उस सेवा का रिकॉर्ड है जहां वह अधिकृत अनुवादक के रूप में कार्य करता है और भाषा की बाधा को दूर कर दस्तावेज को कानूनी रूप में स्वीकार बनाता है। तो आज के वीडियो में मैंने सर आपको जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उस पर मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। नोटरी नियम 1956 फॉर्म XIV का कॉलम 10 की परिभाषा और कैसे भरें, और नोटरी ट्रांसलेशन फीस एंड रूल्स, ये हमारे आज के सर वीडियो का टाइटल भी है। और इस पर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और ये इसके बाद 11वां नंबर कॉलम आएगा हमारा अन्य नोटरी के कार्य। इस पर सर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और ये ई बुक है हमारी, ये मैं इसमें से जानकारी दे रहा हूं सर आपको। नोटरी का दिल है यह कॉलम, कॉलम नंबर 5, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणीकरण कैसे करें। इस ई बुक PDF के अंदर से ही मैंने आपको जानकारी दी है। और इस वीडियो का टाइटल हमारा यही है। पिछले वीडियो में मुझसे भूलवश गलती हो गई थी, मैं फिर अगेन धन्यवाद कहूंगा हमारे वकील साहब का, जिन्होंने मेरी उस भूल को देखा और मुझे व्हाट्सएप पे सूचित किया। मैंने तुरंत ही उस भूल को दूर किया
और जहां गलती से नोटरी रजिस्टर लिखा गया था उसको वापस नोटरी नियम फार्म XIV किया मैंने। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको हमारे वीडियो के टाइटल से मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और पारिवारिक बंटवारे से संबंधित भी मैं उसमें अध्ययन में लगा हुआ हूँ सर, क्योंकि इतना इतना आसान एकदम से नहीं होता है कह देना। मतलब किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना देना, पहले उसको हमें देखना सुनना और थोड़ा देखना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। तो वो मैं उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो उस पर जरूर बनाऊंगा। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। हाँ, मैं आपको जानकारी और दे दूं कि ये जो अभी मैं नोटरी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ सर, तकरीबन 12 वीडियो 15 वीडियो में बना चुका हूँ। तो सभी के नीचे नोटरी की जो महत्वपूर्ण ई बुक PDF की लिंक है वो मेरे द्वारा दे दी गई है, जैसे हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम। नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम पे 8-9 महीने पहले सर मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें काफी कुछ चेंजेस हो गए, तो मैंने ई बुक में पूरा परिवर्तन कर दिया है और नई ई बुक अपडेट करके उसको डबल से अपलोड कर दिए। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। फार्म XIV कैसे भरें, नोटरी का दिल है या कलम, कॉलम नंबर 5। जी हाँ सर, इसको नोटरी का दिल कह के मैंने वीडियो बनाया है इसका टाइटल से, क्योंकि ये काम हमारे पास 90% के करीब आता है, जो है कि हमें इसमें प्रमाणीकरण, अधिप्रमाणीकरण और सत्यापन का कार्य हमें करना पड़ता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़े सख्त लहजे में कहा है सर नोटरी वकील साहब के बारे में, कि यदि नोटरी वकील साहब को ये फीस कम लगती है जो वो कार्य कर रहे हैं उसकी तुलना में, तो उन्हें नोटरी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैंने मेरे उस वीडियो में उस जजमेंट को पढ़ के भी बताया है। शुरू में मैंने उसकी सरल व्याख्या की और बाद में वर्ड टू वर्ड पढ़ के भी बताया है सर, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला लिखा है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तो आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। उस वीडियो में नोटरी कैसे करें इस टॉपिक पे है वो, तो पूरा फोकस सर इसी बात पे है कि आखिर नोटरी वकील साहब को नोटरी कैसे करना चाहिए। उसमें फिजिकल सत्यापन का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, वरना मैंने आज के दिन का ही मेरा खुद का उदाहरण देके बताया आपको। यदि मैं फिजिकल सत्यापन में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता तो एक मृत व्यक्ति का शपथ पत्र में तस्दीक कर चुका होता। वो तो टाइपिंग मिस्टेक करके ले जाते, हालांकि बाद में वो मिस्टेक दूर भी हो सकती थी, क्योंकि वो भी सज्जन इंसान थे, जब वो भी उनकी समझ में आती तो वापस आते वो। लेकिन ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम देख के कार्य करें। इसलिए नोटरी कैसे करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है विशेष तौर से, जो अभी कल ही अपलोड किया है मेरे चैनल पर। तो इस प्रकार की स्थिति किसी के भी सामने हो सकती है सर, कि कोई व्यक्ति यदि मर चुका है और कोई आपके सामने उसका दस्तावेज भी लाके रख दे कि लो वकील साहब इसका शपथ पत्र आप तस्दीक कर दो, तो आप फिजिकल सत्यापन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हम उसी व्यक्ति का सत्यापन करें जो हमारे सामने मौजूद है, जीवित है, जागता है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, दिमागी रूप से सोचने समझने की क्षमता रखता है। वो शपथ जो ले रहा है उसकी उसको जानकारी है कि हाँ शपथ पत्र में लिखा क्या है और इस शपथ पत्र का परिणाम क्या है। इस प्रकार से हम उसको कार्य को करें ताकि एक विधि अनुसार हम उस कार्य को कर सकें और हम भी भारी मुसीबतों से बच सकें और दूसरे लोग भी परेशान होने से बच सकें। और मेरा वीडियो बनाने का भी यही मकसद है। और आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और जिस ई बुक PDF के अंदर से जानकारी दी है उसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद भी सकते हैं। खरीदने का तरीका यह होगा, आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 का भुगतान करेंगे ईमेल पे मैसेज आएगा डाउनलोड का। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन पे डाउनलोड हो जाएगी, वहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक PDF है सर, ई बुक। इसको आप किसी भी कोर्ट कचहरी, दफ्तर, थाने में पेश नहीं कर सकते। इसके अंदर लिखे हुए कानून का आप उपयोग कर सकते हैं, ये एक व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए है और किसी भी प्रकार का दावा नहीं है। मेरा चैनल और मेरी ई बुक्स किसी भी प्रकार का दावा नहीं करती हैं। ये खाली एक नोट्स मान लें आप इसको, आपके स्वयं के नॉलेज के लिए। और एक इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर भी कहता हूँ, क्योंकि लोगों की समस्या को समाधान करने के उद्देश्य से विभिन्न कानूनों का एक जगह संग्रह करके मेरे द्वारा बनाई जाती है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।